नमस्कार साथियों, मैं अरविंद सिंह आपका बहुत स्वागत करता हूं आज के अपने इस वीडियो में। साथियों, लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 का ये मेरा आपको तीसरा वीडियो है, मतलब कि क्लास 3 का वीडियो है। आपने देखे होंगे अगर यूट्यूब पे मेरे वीडियो, तो क्लास 1 का वीडियो, क्लास 2 का वीडियो मैंने यूट्यूब पर डाला है। बीच में मैंने नक्शे में गुनिया के आधार पर अपने खेत को कैसे नापें, ये एक वीडियो मैंने सामान्य जानकारी के तौर पर सभी के लिए डाला है। लेखपाल भर्ती परीक्षा में खेत को कैसे नापेंगे, गुनिया से नक्शे में अपने खेत को कैसे नापा जाएगा, यहाँ से प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। वो सामान्य जानकारी का है। जो लोग तैयारी नहीं कर रहे हैं वो सभी लोगों के लिए मैं यूट्यूब पे वीडियो डालता रहता हूँ। लेखपाल भर्ती परीक्षा से संबंधित जो भी मेरे वीडियो होंगे वो क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 करके ऐसे मेरे वीडियो आएंगे जिनका कि परीक्षा से ताल्लुक होगा। ये क्लास 3 का वीडियो आज मैं बना रहा हूं और क्लास 3 के वीडियो को आप जो है पढ़ेंगे। इसके पहले आपने क्लास 1 का, क्लास 2 का वीडियो पढ़ा होगा और उसके पहले आपने लेखपाल भर्ती परीक्षा के बारे में सारी जानकारियों को आपने पढ़ा होगा कि लेखपाल कैसे, क्या सारी चीज़ें, उसमें क्या काम करता है, कहाँ काम करता है, वेतन, आयु, योग्यता, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। आज हम क्लास 3 के वीडियो में आते हैं। साथियों, वीडियो आने में थोड़ा समय लग गया जो है, क्योंकि मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, तो अपनी जो है तमाम तरह के उसमें कार्य होते हैं, तमाम तरह के जो है कर्तव्य होते हैं। मैं उसमें अपने कार्यों में फंसा हुआ था, इसलिए मेरा वीडियो थोड़ा सा लेट आया है। इस दौरान आप ये मत सोचिए कि जब वीडियो आएगा तभी हम पढ़ाई करेंगे। क्लास 1 का वीडियो आया, क्लास 2 का वीडियो आया, अब क्लास 3 का वीडियो लेट आ रहा है तो पढ़ाई आपकी लेट होगी, ऐसा नहीं है। इस बीच जब भी आप खाली रहिए तो आप जीएस को सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। हिंदी में आप विलोम है, पर्यायवाची है, मुहावरे हैं, कहावतें हैं, वर्तनी वगैरह जो भी चीज़ें हैं, जो चीज़ आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं उन चीज़ों को आप पढ़ते रहिए। विलोम, पर्यायवाची, ये सब आप पूरा रट डालिए। जीएस में आप जो है जो भी आपको लगता हो कि आसान हो, जो भी आपके पास मैटर हो, आप उनका नोट्स बनाते रहिए, खाली मत बैठिए। आपको अपना समय बर्बाद बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि लेखपाल भर्ती परीक्षा एक अपने आप में बड़ी परीक्षा, और अभी जब इस बेरोजगारी के दौर में हर एक छात्र, हर एक नौजवान परेशान है, तो उसके लिए अगर देखा जाए थोड़ा बहुत है, ख़ासतौर से उत्तर प्रदेश के सभी नौजवान साथियों के लिए ये एक शुभ संकेत है। यह एक शुभ संकेत है कि आने वाले समय में जो है 5,500 या 5200 या लगभग 6,000 के पद लेखपाल भर्ती के आ रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया है, 15 से 20 मई के बाद विज्ञापन आएगा। परीक्षा इसकी सितंबर में लगभग जा करके होगी, तो ये जो लगभग 3 महीने का समय है, ये आपको इस 3 महीने में आपको पूरी तैयारी करनी है। तो बने रहिए मेरे वीडियो में आप, और देखिए बिल्कुल ही सिलेक्टेड चीज़ आज मैं फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ। मैंने आपको ग्रामीण विकास के बारे में जो 2 वीडियो डाले, बताया, उसमें मैंने आपको पढ़ाया, उसमें आपको मैंने आज भी मैं आपको लेखपाल के टॉपिक पर ही ये कुछ उसी ग्रामीण परिवेश अथवा ग्रामीण समाज का ही ये एक चैप्टर है, जहाँ पर मैं आपको ये कुछ मूलभूत चीज़ें जो है यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। और आप देखेंगे तो ये 5 अहम पॉइंट हैं, आप ध्यान से देखिएगा। पहला पॉइंट है आपका पंचायती राज व्यवस्था, दूसरा है ग्राम पंचायत, तीसरा टॉपिक है सरपंच यानी प्रधान, जो कि ग्राम प्रधान होते हैं, तहसील दिवस, और ये अंतिम आपका 5वां पॉइंट है थाना दिवस। आज की इस वीडियो में मैं इन 5 जो है तथ्यों के, इन 5 बिंदुओं के बारे में आपको जानकारी दूंगा, क्रमबद्ध जानकारी दूंगा, और इन 5 टॉपिक से संबंधित सभी प्रश्नों का समावेश मेरे इस वीडियो में होगा। तो आप वीडियो में बने रहिए और आप सीधे आइए बोर्ड पर, और मैं आपको शुरुआत करता हूं इस चैप्टर की, आज के वीडियो की। साथियों, सबसे पहला लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 का ये पहला टॉपिक पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था का मतलब पंचायत का राज, ग्राम पंचायत का राज, ग्राम सभा का राज्य। तो पंचायती राज व्यवस्था के जन्म के बारे में थोड़ा सा जानिए। जब देश आज़ाद हुआ तो इस देश के अंदर एक सरकार दिल्ली में स्थापित हुई, भारत सरकार। उसके बाद अन्य राज्यों में अलग अलग राज्य सरकारें भी स्थापित हुई, लेकिन दिल्ली में बैठी सरकार या किसी राज्य की राजधानी में बैठी सरकार के लिए गांव में पहुंचना, गांव में जाकर के ग्रामीण स्तर पर जाकर के शासन करना, ये बहुत ही मुश्किल था। इसीलिए शासन के अंदर ये चर्चा हुई, शासन का जो ये केंद्रीकरण ढांचा था, इसको विकेंद्रीकरण में बदला गया। और विकेंद्रीकरण का मतलब है शासन की शक्तियाँ किसी एक जगह केंद्रित न रहें, उन शक्तियों को बांट दिया जाए। मतलब ये देश, देश से प्रदेश, प्रदेश से जिला, जिला से ब्लॉक, ब्लॉक से
ग्राम पंचायत, यानी ग्रामीण स्तर तक शासन के अलग अलग जो है इकाइयों को, शासन की अलग अलग इकाइयाँ स्थापित कर दी जाएं। तो पंचायती राज व्यवस्था का जन्म ऐसे ही होता है। जब विकेंद्रीकरण की बात आई तो पंचायती राज व्यवस्था का जन्म हुआ। ठीक, आगे देखिए, ये एक अहम टॉपिक है आपका, जो कि पंचायती राज व्यवस्था या स्थानीय स्वशासन आप कह लीजिए। स्थानीय स्वशासन एक वर्ड है, आपने अगर आप इतिहास पढ़े होंगे या इतिहास में आप गए होंगे तो एक अंग्रेज गवर्नर जनरल थे लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन ने हिंदुस्तान के अंदर पहली बार स्थानीय स्वशासन की परिकल्पना को प्रस्तुत किया। लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में स्थानीय स्वशासन की परिकल्पना रखी। इतिहास का ये एक लाइन का ये आपका जो है एक इम्पॉर्टेंट वाक्य, यहाँ से आपको ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि सबसे पहले स्थानीय स्वशासन की परिकल्पना या स्थानीय स्वशासन की बात किसने की, तो लॉर्ड रिपन ने 1882 में ये बात की थी। इनका ये मतलब था कि एक केंद्र से दिल्ली में बैठ करके पूरे देश पे शासन करना ये आसान कार्य नहीं है। सारी शक्ति दिल्ली में केंद्रित हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। दिल्ली या किसी राज्य की राजधानी मतलब शासन का एक केंद्र नहीं, स्थानीय स्तर पर भी शासन की इकाइयां बनाई जाएं। स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्तर पर अपना शासन लोगों के पास हो, लोगों के पास अपनी पावर हो। और ये बात जब आगे बढ़ी, आज़ादी के बाद की बात की जाए तो देखिए ध्यान से आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही फेमस, बहुत ही क्वेश्चन पूछा गया है। ये दूसरा बिंदु जो है, पंचायती राज का शुभारंभ स्वतंत्र भारत में 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले, ये राजस्थान का नागौर जिला है। ये नागौर जिला कहाँ पर है अगर आपसे पूछा जाए तो ये भारत के राज्य राजस्थान का नागौर जिला, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज का शुभारंभ किया गया। ध्यान लीजिएगा, पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ इस देश के अंदर कहाँ से, तो राजस्थान के नागौर जिले से 2 अक्टूबर 1959 को किया गया था। पहली बार पंचायती राज की शुरुआत की गई थी। ठीक, अनुच्छेद 40 में अगर संविधान की बात की जाए तो ये ग्राम पंचायत, जो कि आप ग्रामीण लेखपाल, ग्रामीण स्तर का कर्मचारी है तो स्पेशली ग्राम पंचायत या ग्राम सभा पे मैं फोकस कर रहा हूँ। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है। यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ग्राम पंचायतों के गठन की बात भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में की गई, तो अनुच्छेद 40 के तहत ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है। ये ध्यान रखिएगा, संविधान में इसका उल्लेख है अनुच्छेद 40 में। ठीक, क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे देखिए, अगला पॉइंट आप देखिए, 73वें संविधान संशोधन 1993। 1993 में संविधान में एक संशोधन होता है। कौन सा संशोधन? 73वां संविधान संशोधन। 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा भारतीय संविधान में भाग 9 में अनुच्छेद 243, ये का से आड़ा तक, ये 16 अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 243 ये का से आड़ा तक तथा अनुसूची 11 में पंचायती राज व्यवस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। और पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत पंचायतों को 29 विषय 29 विषय दिए गए शासन करने के लिए। 29 विषय प्रदान किए गए। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा इस देश के अंदर ग्राम पंचायतों को संवैधानिक अधिकार दे दिया गया। ग्राम पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिल गया कि ग्राम पंचायत पर स्थानीय स्तर पर चुनाव होंगे। ग्राम पंचायत का एक मुखिया होगा, अध्यक्ष होगा, सदस्य होंगे, और वो जिस तरह से दिल्ली में संसद में बैठ कर के लोग कानून बनाते हैं, देश के विकास की रूपरेखा तय करते हैं, उसी तरह से ग्राम में ग्रामीण स्तर पर भी अध्यक्ष होंगे, सदस्य होंगे, और वो एक कानून बनाएंगे और उस ग्राम के विकास की रूपरेखा तय करेंगे। ठीक, ये आइए और एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये 73वां संविधान संशोधन लागू कब हुआ, तो 24 अप्रैल 1993 को। 24 अप्रैल 1993 को भारत में इस देश के अंदर जितनी भी पंचायतें हैं उन सभी को संवैधानिक राइट, संवैधानिक दर्जा दे दिया गया 24 अप्रैल 1993 को। इसीलिए 24 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष पंचायत दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को क्या मनाते हैं? पंचायत दिवस मनाते हैं। क्लियर हो गया आपको? आगे बढ़ते हैं।
73वें संविधान संशोधन के अनुक्रम में, चूंकि आप यूपी लेखपाल भर्ती के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये एक टॉपिक उससे संबंधित है। 73वें संविधान संशोधन के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश पंचायत विधि विधेयक 1994 पारित किया गया। उत्तर प्रदेश पंचायत विधि विधेयक 1994 पारित किया गया और इस विधेयक, इस कानून के आधार पर यूपी में समस्त ग्राम पंचायतें कार्य कर रही हैं। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़िए। मई 2004 में पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तिकरण हेतु पंचायती राज मंत्रालय बनाया गया। मई 2004 के पहले भारत सरकार जो ये देश पे शासन करती है, आपने देखा होगा कि उसमें गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, तमाम तरह के मंत्रालय और हर एक विभाग, हर एक मंत्रालय के अलग मंत्री होते थे। तो ग्राम पंचायत के महत्व को देखते हुए तत्कालीन भारतीय सरकार ने मई 2004 में एक अलग मंत्रालय ही बना दिया। पंचायती राज मंत्रालय का गठन पहली बार कब हुआ? मई 2004 में। और पंचायती राज मंत्रालय के तहत इस देश की सभी पंचायतों के सशक्तिकरण का प्रयास किया गया। नेक्स्ट आगे आइए। भारत में बलवंत राय मेहता, ये आपने नाम सुना होगा, बहुत ही चर्चित नाम है। पंचायतों का गठन किस स्तर पे हो, इसके लिए कई तरह की समितियां, कई तरह की कमेटी बनी। आपने सुना होगा बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, GKV राव समिति, ये ऐसी समितियां हैं। तो सबसे फेमस व्यक्ति या समिति कौन? तो बलवंत राय मेहता ये समिति। भारत में बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था लागू है। भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था है उसके कितने अंग हैं? तो पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत 3 अंग, 3 स्तर की पंचायतों की व्यवस्था लागू की गई। मैंने आपको बताया शासन के विकेंद्रीकरण के लिए पंचायती राज व्यवस्था का जन्म हुआ। विकेंद्रीकरण का मतलब किसी एक सेंटर पर सारी ताकत, सारे शासन का जो अधिकार हो वो ना हो। शासन करने के अधिकार को दिल्ली में ही नहीं, दिल्ली से लखनऊ, लखनऊ से रायबरेली, रायबरेली से जो है आपकी फला ब्लॉक से आपकी फला ग्राम पंचायत, इस तरह से शासन के अधिकार, शासन की जो शक्ति है उसको विकेंद्रीकरण कर दिया जाए। तो विकेंद्रीकरण का मतलब ही है पंचायतों का जन्म, स्थानीय स्वशासन का जन्म। ठीक, तो ये बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर त्रिस्तरीय पंचायत, और वो 3 स्तर की पंचायत हैं कौन सी? तो आप देखेंगे बोर्ड में अगर दाहिने तरफ, तो ये आपके सामने है। सबसे छोटे स्तर की बात की जाए तो ग्राम पंचायत। ये देखिए, ये सब चीज़ें आप नोट्स में पॉइंट टू पॉइंट नोट कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया लेखपाल भर्ती परीक्षा की तैयारी सिविल परीक्षा की तैयारी नहीं है, ना ये मेडिकल की तैयारी है, ना ये इंजीनियरिंग की तैयारी है। ये आपकी ग्रुप सी समूह ग की एक परीक्षा है, ये 1 डे एग्ज़ाम है। और उसके मद्देनज़र रखते हुए ही मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूँ और वहाँ पर जो चीज़ आनी है वही टॉपिक लेकर के आ रहा हूँ। बहुत डीपली में, बहुत गहराई में पढ़ाई मत कीजिए। आप जो है, जो बेसिक जानकारी है, मूलभूत जानकारी है, आप वही पढ़िए। अभी आपको कोई मेडिकल की तैयारी कराए और कोई आपको जो है इंजीनियरिंग की तैयारी कराए और ये बताए कि आइए आपको ले चलते हैं कि सरपंच क्या है, मुखिया क्या है, ग्राम प्रधान क्या है, तो क्या मतलब उन चीज़ों का? ठीक, तो सीधे सेलेक्ट चीज और अपने माइंड में समझिए कि भारत की ग्रामीण व्यवस्था क्या है, इस देश की सरकार क्या है, लेखपाल क्या है और लेखपाल का कार्य क्या है, इतना आप जानिए। तो सबसे छोटे स्तर पर ये 3 ग्राम पंचायत स्तर, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत, बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था इस देश के अंदर लागू है। अब देखिए, ग्राम पंचायत जो होती है ये पहली वैधानिक संस्था, सबसे निम्न स्तर की वैधानिक संस्था, निचले स्तर पर जो काम करती है, जो असली आम नागरिक इस देश में जो गांव में बसता है, आम भारतीय, उस पर शासन करने की सर्वोच्च संस्था ये कौन सी है? आपकी ग्राम पंचायत, जिसका कि मुखिया क्या कहलाता है? प्रधान, ग्राम प्रधान कहलाता है। और ये ग्राम स्तर पर पंचायत होती है। ठीक है, आगे बढ़िए। दूसरा, क्षेत्र पंचायत, प्रखंड स्तर पर। प्रखंड जब मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था आपको, तो बताया था ना आपको विकास खंड क्षेत्र, जिसे कि आप ब्लॉक कहते हो, तो हिंदी में बोलते हैं विकास खंड, तो ये वही है प्रखंड। प्रखंड स्तर पर क्षेत्र पंचायत ये आपकी होती है। ये क्षेत्र पंचायत का मतलब हो गया आपका ब्लॉक। और क्षेत्र पंचायत का मुखिया कौन होता है? प्रमुख, जिसे आप कहते हैं ब्लॉक प्रमुख। तो ग्राम पंचायत सबसे छोटे, प्रधान, मुखिया। क्षेत्र पंचायत यानी ब्लॉक, उसका मुखिया ब्लॉक प्रमुख। क्षेत्र पंचायत से बड़ी पंचायत है आपकी जिला पंचायत या जिला परिषद। जिला पंचायत अथवा जिला परिषद के लिए कौन?
मुखिया उसका कौन? अध्यक्ष। जिला पंचायत अध्यक्ष, ये आपने सुना होगा, चुनाव होते हैं, ये सभी चुनाव से आते हैं। ग्राम प्रधान की बात की जाए, ब्लॉक प्रमुख की बात की जाए, जिला पंचायत अध्यक्ष की बात की जाए, तो ये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव में जीत करके आते हैं और इन पदों को सुशोभित करते हैं। ध्यान दीजिएगा, भारत में इलेक्टेड और सिलेक्टेड की व्यवस्था है। इलेक्टेड वो जो जनता के द्वारा चुन के आते हैं, सिलेक्टेड वो जो एग्जाम परीक्षाओं के द्वारा चुन करके आते हैं, और दोनों मिला करके इस देश की किसी भी शासन की इकाई को संचालित करते हैं। अब आप यहाँ पे देखिएगा, मैं फिर से आपको यहाँ ले आ रहा हूँ। ग्राम पंचायत पे इलेक्टेड यानी जनता के द्वारा चुना प्रतिनिधि कौन? प्रधान। और सिलेक्टेड यानी शासन के द्वारा चुना प्रतिनिधि कौन? VDO/GPA। ये वीडियो का मतलब होता है विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर यानी ग्राम विकास अधिकारी, और जीपे का मतलब होता है ग्राम पंचायत अधिकारी। ग्राम पंचायत अधिकारी या ग्राम विकास अधिकारी, जिसका कि आपने मतलब सुना होगा सेक्रेटरी, हर प्रधान के लिए सेक्रेटरी। तो जनता का आदमी ग्राम प्रधान और सरकार की तरफ से जो आदमी चुना गया है सेक्रेटरी, तो ये दोनों मिल करके उस ग्राम के विकास की सारी रूपरेखा तय करते हैं और उस ग्राम के विकास की सभी योजनाओं को संचालित करते हैं। आगे देखिए, अगर ब्लॉक की बात की जाए तो जनता का प्रतिनिधि ब्लॉक प्रमुख, और शासन की तरफ से जो प्रतिनिधि वो कौन है? BDO। यह एक PCS पोस्ट होती है उत्तर प्रदेश के अंदर, BDO यानी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ये BDO हो गया। ये दोनों मिलकर के ब्लॉक स्तर पर जो है विकास की रूपरेखा तय करते हैं। आगे आइए आप, जिला पंचायत या जिला परिषद की बात की जाए तो जनता का प्रतिनिधि कौन? उसमें जिला पंचायत अध्यक्ष। और शासन का प्रतिनिधि कौन? प्रशासन का प्रतिनिधि कौन? तो CDO या DPRO। कुछ जिलों में CDO तो कुछ जिलों में DPRO। CDO मतलब ये आपका हो गया चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर यानी मुख्य विकास अधिकारी। DPRO का मतलब हो गया आपका जिला पंचायती राज अधिकारी, जिला पंचायती राज अधिकारी। तो ये दोनों मिलकर के यहाँ काम करते हैं, ये दोनों मिलकर के यहाँ काम करते हैं, ये दोनों मिलकर के यहाँ काम करते हैं। तो ये त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था है और बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर यह लागू हुई है। ध्यान दीजिएगा, अशोक मेहता समिति भी बनी थी। उसने क्या किया था? उसने पंचायतों के 2 ही स्तर निर्धारित किए थे, 2 ही स्तर। उसने ये बीच का स्तर हटा दिया था। अशोक मेहता समिति ने सिर्फ ग्राम पंचायत की बात की थी और सिर्फ जिला पंचायत की बात की थी। हालांकि उनकी सिफारिश को लागू नहीं किया गया, लागू किया गया बलवंत राय मेहता की सिफारिश को। ये आपका पंचायती राज व्यवस्था का जन्म कैसे होता है, उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, इतनी ही चीजें आपसे यहाँ पूछी जाएंगी। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पर, ग्राम पंचायत पर। आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिए, मैं आपको तुरंत, साथियों देखिए बोर्ड पर आप, नेक्स्ट आप पढ़ते हैं हम आगे आपके साथ। ये सबसे एक हेडिंग आपने देखा ऊपर, ग्राम पंचायत अथवा ग्राम सभा। पंचायती राज व्यवस्थाओं के बारे में आपने पढ़ लिया। अब आपको मैं ग्राम पंचायत अथवा ग्राम सभा के बारे में बताऊंगा, उसके बाद प्रधान अथवा सरपंच के बारे में बताऊंगा, और फिर तहसील दिवस और थाना दिवस पर जितना आपके लिए ज़रूरी है वो चर्चा करूंगा, और इस वीडियो को मैं आज समाप्त करूंगा। साथियों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो आपको मैं डालूँ वो आपको मिलते रहें और आप अपनी पढ़ाई को अनवरत जारी रख सकें। तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आगे देखिए, ग्राम पंचायत अथवा ग्राम सभा। ये ग्राम पंचायत और ग्राम सभा, पहले आप ये 2 बिंदु समझ लीजिए भाई। असली भारत गांव में बसता है, ये बहुत से लोगों ने कहा है। गांव यानी ग्राम, ये ग्राम क्या है इसकी डिफिनेशन मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताई कि गांव क्या है। ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बात आज करते हैं। किसी भी ग्राम में जो बसने वाले व्यक्ति हैं, जो मतदाता हैं, ध्यान दीजिएगा, किसी ग्राम में निवास करने वाले, बसने वाले मतदाताओं की जो संख्या है, उस पूरे समूह को ग्राम सभा कहते हैं। मतदाताओं की संख्या से निर्मित ग्राम, मतदाताओं की संख्या वाला वो जो गांव है, उसे ग्राम सभा कहते हैं। जब यह ग्राम सभा निर्वाचन कर लेती है, जब इस ग्राम सभा के लोग, मतदाता जो है, वोट के द्वारा, निर्वाचन के द्वारा प्रधान सदस्य का चुनाव कर लेते हैं वैधानिक रूप से, तो वह ग्राम सभा ग्राम पंचायत में बदल जाती है। एक वैधानिक संस्था हो गई ग्राम पंचायत। तो किसी ग्रामीण में निवास करने वाले मतदाताओं की संख्या को ही हम ग्राम सभा कहते हैं। और यह ग्राम सभा जब वोट के द्वारा, वोटिंग अधिकार के द्वारा अध्यक्ष का, प्रधान का और सदस्य का चुनाव कर लेती है, तो इस व्यवस्था के बाद, निर्वाचन की व्यवस्था के बाद, ग्राम सभा ग्राम पंचायत में परिवर्तित हो जाती है। वह ग्राम पंचायत कही जाती है क्योंकि वो वैधानिक हो जाती है निर्वाचन के बाद। ठीक, आइए, तो ग्राम पंचायत अथवा ग्राम सभा, जब निर्वाचन संपन्न होता है तो एक अध्यक्ष व अन्य सदस्य चुने जाते हैं।
अध्यक्ष को ही प्रधान कहते हैं। हर 5 साल पे जिस तरह से इस देश में चुनाव होते हैं, 5 साल पर इस देश की सरकार बनती है, बिगड़ती है, राज्यों में चुनाव होते हैं 5 साल पर, उसी तरह से इस देश के अंदर जिस भी राज्य में ग्राम पंचायतें सक्रिय हैं, हर 5 साल पर ग्राम पंचायतों का चुनाव होता है। आप कह लीजिए ग्राम प्रधानी के चुनाव होते हैं, और एक प्रधान चुना जाता है और अन्य सदस्य चुने जाते हैं। प्रधान और सदस्यों की वह टीम ही मिलकर के उस गांव के विकास की सारी रूपरेखा, उस गांव के विकास के कार्यक्रम को आगे ले जाती है। ठीक, एक मुखिया और अन्य सदस्य, प्रधान और ये प्रधान और सरपंच। अक्सर बात की जाती है कि सरपंच या प्रधान एक ही चीज है, सरपंच या प्रधान। हालांकि वर्तमान परिवेश में यूपी के अंदर प्रधानी व्यवस्था ही लागू है। सरपंच शब्द जो है वो गौण हो गया है, वो महत्वहीन हो गया है। बहुत पहले सरपंच व्यवस्था हुआ करती थी। प्रधान और सरपंच की बात की जाए तो प्रधान से कहीं ज्यादा अधिकार सरपंच के पास होते थे। 10,000 की आबादी तक पे सरपंच शासन करता था। उसको वित्तीय अधिकार मिले थे, उसको न्यायिक शक्तियां मिली थी, वो अपने स्तर से किसी भी मामले में निर्णय दे सकता था। 10,000 के वित्तीय लेन देन का वह निर्णय खुद कर सकता था। कुछ कानूनी शक्तियां उसको अधिक प्रदान थी, प्रधान को ये पावर नहीं थी। प्रधान 5,000 की आबादी तक, अपवाद स्वरूप कुछ गांव ऐसे हैं जो 5,000, 5,500, 6,000 के आसपास होंगे, लेकिन 5,000 की आबादी का ये माना कि प्रधान के लिए। लेकिन वर्तमान परिवेश में प्रधान ही हर जगह मुखिया है और प्रधान की ही बात की जाती है। सरपंच व्यवस्था, सरपंच शब्द का महत्व खत्म हो जा रहा है, तो सरपंच या प्रधान एक ही चीज है वर्तमान में। तो प्रधान व अन्य सदस्य जो है चुने जाते हैं। ग्राम पंचायत या ग्राम सभा का कार्यकाल 5 वर्ष का। अगर ग्राम पंचायत या ग्राम सभा समय से पहले भंग हो जाती है तो 6 माह के अंदर फिर से चुनाव होंगे और नई कमेटी, नई टीम बनेगी, नए प्रधान बनेंगे, नए सदस्य बनेंगे। ठीक, आगे आइए। ग्राम पंचायत के अध्यक्ष ऑब्लिक सदस्यों के चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष। भारत की किसी भी विधानसभा या किसी भी लोकसभा में अगर आपको सदस्य बनना है तो न्यूनतम उम्र 25 वर्ष। लेकिन ग्राम पंचायत में, ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ना हो आपको, प्रधानी का या सदस्य का, तो न्यूनतम उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट आगे देखिए। महिलाओं हेतु 1/3, 1/3 आरक्षण है। 1/3 सीटें पूरे यूपी के अंदर जितनी ग्राम पंचायतें हैं उनकी 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। SC व ST को जनसंख्या के अनुपात में, SC ST ऑब्लिक आप इसमें OBC भी डाल सकते हैं, OBC, ये जो आरक्षित वर्ग हैं उस गांव की जो ग्रामीण जनसंख्या है उसके आधार पर ये चक्रानुसार सीटें, मतलब ये जो इसकी आरक्षण व्यवस्था है वो चक्रानुसार चलती है कि ग्राम प्रधान की जो सीट होती है वो 5 साल के लिए मान लीजिए जनरल है तो अगले 5 साल के लिए OBC में जाती है, फिर SC में जाती है। इस तरह से वो ग्रामीण जनसंख्या के आधार पर तय होता है। ठीक है ना, जनसंख्या के अनुपात में इनको भी आरक्षण मिलता है। नेक्स्ट, जब ये टीम बन जाती है, प्रधान चुन लिया जाता है, सदस्य चुन लिए जाते हैं, तो इस कमेटी को, इस टीम को शपथ ग्रहण कौन कराता है? तो ये ध्यान दीजिएगा, शपथ ग्रहण पंचायत सचिव कराता है। पंचायत सचिव यानी उस ग्राम सभा का सेक्रेटरी, सरकारी प्रतिनिधि, सरकार का आदमी, सरकार का कर्मचारी, पंचायत सचिव सभी को शपथ ग्रहण कराता है। प्रधान के वेतन की बात की जाती है तो दरअसल प्रधान को वास्तविक रूप से वेतन नहीं मिलता, मानदेय मिलता है। प्रधानमंत्री का वेतन नहीं होता, भत्ते या अन्य व्यवस्था होती है। उसी तरह से अध्यक्ष, जिस तरह से अगर आप बात करें देश के अंदर प्रधानमंत्री, राज्य के अंदर मुख्यमंत्री, तो ग्राम पंचायत के अंदर प्रधान की शक्ति, प्रधान की पावर होती है। तो वेतन ऑब्लिक मानदेय, अक्सर आपने यूट्यूब पे वीडियो देखे हैं कि ग्राम पंचायत, वो ग्राम प्रधान की कितनी सैलरी है, इसलिए मैंने यहाँ वेतन डाला है। इनको मानदेय मिलता है, कितना मिलता है? 3500 रुपये, 3,500 रुपये प्रति माह, 3,500 रुपये हर महीने इनको मानदेय मिलता है। ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट अगला, प्रत्येक ग्राम पंचायत की प्रतिवर्ष 2 सामान्य बैठक होगी। प्रतिवर्ष 2 सामान्य बैठक होगी ग्राम पंचायत की, पूरी ग्राम सभा की। आपको कह लीजिए, आप ये जो टीम बनी है इनकी 2 बैठक होगी, सामान्य बैठक होगी, चर्चा होगी ग्रामीण विकास से संबंधित, ग्रामीण कार्यक्रम से संबंधित। इसके अलावा ग्राम प्रधान चाहे तो अपने स्तर पर वो सभी सदस्यों को पंचायत सचिव के माध्यम से वो अलग अलग बैठ के कर सकता है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन कानूनी तौर पर 2 सामान्य बैठकें हमेशा होंगी। नेक्स्ट अगला, प्रत्येक वर्ष 2 सामान्य बैठक होगी। सबसे अहम बात देखिए आप, ग्राम पंचायत में सदस्यों की संख्या कैसे तय होती है? पूरी ग्राम पंचायत का प्रधान तो एक ही होगा, सदस्य कितने होंगे? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 20 कितने? तो ये उसका एक मानक तय है। किसी भी ग्राम सभा की यदि आबादी 1000 है तो 1000 की आबादी पर उस गांव में 9 वार्ड बनेंगे, 9 सदस्य चुने जाएंगे।
इसी तरह से 1000 से 2000 की आबादी पर 11 सदस्य चुने जाएंगे, 2000 से 3000 की आबादी पर 13 सदस्य चुने जाएंगे, और 3000 से अधिक आबादी है, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, तो 15 वार्ड यानी 15 सदस्य चुने जाएंगे और प्रधान तो चुना ही जाता है। तो ये अलग अलग आबादी पर मानक तय है कि उस ग्राम सभा में कितने सदस्य चुने जाएंगे। तो ये एक ग्राम पंचायत की बेसिक जानकारी। ठीक, नेक्स्ट आप देखिए तहसील दिवस और थाना दिवस, ये आपने सुना होगा, सरकार के द्वारा चलाए जाने वाले ये कार्यक्रम हैं तहसील दिवस और थाना दिवस। जो आम जनता है, अगर जन समस्या, आम जनता अपनी जन समस्याओं की सुनवाई के लिए कहाँ जाए, किसके पास आवेदन करे, तो ये दो चीज़ें सरकार ने व्यवस्था दी है आम जनता के लिए। तहसील दिवस प्रदेश की हर तहसील में प्रत्येक माह का पहला व तीसरा, ध्यान दीजिएगा, पहला व तीसरा मंगलवार, प्रत्येक महीने के पहले व तीसरे मंगलवार को उस तहसील में तहसील दिवस का आयोजन होता है। और तहसील दिवस में तहसील के संबंधित समस्त अधिकारी, हर विभाग के अधिकारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस, बिजली, जो भी आपके हर विभाग होते हैं किसी जिले और किसी तहसील को चलाने के लिए, उन सभी विभागों के अधिकारी यहाँ एक साथ मौजूद होते हैं और आम जनता अपनी समस्या को वहाँ पर रख सकती है, आवेदन पत्रों के माध्यम से वहाँ पर अपनी समस्या को रखती है। और तहसील दिवस में जब आम जनता जन सुनवाई के लिए, जन समस्या के लिए अपना आवेदन देती है, तो उस आवेदन के बदले तहसील दिवस में उस व्यक्ति को एक रिसीविंग दी जाती है, एक पर्ची दी जाती है, 10 अंकों का एक क्रमांक उसमें लिखा जाता है, वो रिसीविंग होती है जिसमें 10 अंकों का क्रमांक होता है। उस रिसीविंग के आधार पर वो व्यक्ति जान सकता है बाद में कि मेरे आवेदन पत्र पर कार्यवाही क्या हुई, या मेरा आवेदन पत्र अभी कहाँ तक पहुँचा, किस अधिकारी के पास तक पहुँचा, ये उसके रिकॉर्ड के लिए। तो प्रत्येक माह का पहला व तीसरा मंगलवार। इसी तरह से थाना दिवस की बात की जाए, बहुत से ऐसे मामले हैं, बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं ग्रामीण स्तर पर जहां पर पुलिस बल की आवश्यकता होती है, पुलिस की आवश्यकता होती है, पुलिस विभाग की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए थानों में, यूपी के अंदर समस्त थानों में यह कार्यक्रम चलाया जाता है प्रत्येक माह के पहले व तीसरे शनिवार को। प्रत्येक माह का पहला व तीसरा शनिवार जो होता है, उस पर प्रत्येक थानों में थाना दिवस का आयोजन होता है। थाने के मुखिया यानी आप कह लीजिए स्टेशन अफसर, थानाध्यक्ष और पुलिस विभाग के सभी यहाँ पर कर्मचारी और अधिकारी, और साथ में ही प्रशासन यानी रेवेन्यू यानी राजस्व विभाग यानी कि लेखपाल कानूनगो की टीम भी वहाँ मौजूद होती है। तो भूमि संबंधित जो भी विवाद हैं जिनमें पुलिस बल की आवश्यकता है, लेखपाल और पुलिस मिल करके उन समस्याओं का निस्तारण करते हैं। थाना दिवस इसीलिए यह आयोजन किया जाता है। तो प्रत्येक माह का पहला व तीसरा शनिवार हो गया आपको। इस तरह से आज आपको मैंने पंचायती राज व्यवस्था, ग्राम पंचायत, प्रधान, सरपंच, तहसील दिवस, थाना दिवस के बारे में चर्चा की। आज की मेरे वीडियो में इतना ही। ये सब चीज़ें आप नोट कर लीजिए और रट लीजिए। मेरा अगला वीडियो नेक्स्ट जल्दी ही आएगा और उस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि खसरा क्या होता है, खितौनी क्या होता है, नक्शा अथवा सजरा क्या होता है, और खसरे खितौनी में क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या चीज़ों का रिकॉर्ड होता है, ये मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगा। तो प्लीज़ आप लगातार मेरा वीडियो देखते रहिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सटीक चीज़, सही चीज़ ही आपके लिए लेकर के आऊँगा। कंटेंट मेरा सही और शानदार होना चाहिए, ये मेरा प्रयास है। तो आज के लिए इतना ही साथियों, धन्यवाद। और प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।